के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है पूर्ति में परिवर्तन, जिसे हम पूर्ति वक्र का खिसकना इस नाम से भी जानते हैं। तो हम पूर्ति में परिवर्तन का अर्थ और इसके विभिन्न रूप के बारे में समझेंगे। विभिन्न रूप का यहाँ अर्थ है फ्रेंड्स कि पूर्ति में परिवर्तन कितने तरीकों से आता है। कभी पूर्ति का कम होना, कभी पूर्ति का बढ़ जाना। तो इस परिवर्तन को इसके विभिन्न रूप कहते हैं। ठीक है, अब परिवर्तन का मतलब तो आप सभी को पता है कि किसी भी प्रकार का चेंजेस आना, चाहे ऐसा चेंजेस या परिवर्तन कम का हो या ज्यादा का हो। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसके रूप समझेंगे। तो लिखा है पूर्ति में परिवर्तन का अर्थ है किसी वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत में परिवर्तन को छोड़कर अन्य किसी घटक में परिवर्तन से उस वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। अब पूर्ति का मीनिंग क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु की जो मात्रा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति। जैसे कि आज हमारे पास 100 वस्तु है, ठीक है, तो ये 100 क्या है? स्टॉक है, और इसमें से हम 50 वस्तु को अगर बाजार में बेचने के लिए लेकर आते हैं, तो ये 50 मात्रा क्या है? पूर्ति, और 100 क्या है? स्टॉक। तो हमारे पास जो वस्तु होती है ना, तो उसमें से हम जितनी मात्रा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराते हैं या लाते हैं, तो उसे पूर्ति कहते हैं। तो यहाँ हमें समझना है कि कभी आप 100 में से 50 वस्तु को बेच रहे हो, कभी 30 को बेच रहे हो, कभी 10 को बेच रहे हो, तो इस परिवर्तन का क्या अर्थ है? ये परिवर्तन किस कारण से आ रहा है? कौन सा परिवर्तन? कभी आप 100 वस्तुओं में से 50 वस्तु बेचते हो, कभी 30 वस्तु बेचते हो, कभी 10 वस्तु बेचते हो। तो इस परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो इसने हमें बोला है कि ऐसा परिवर्तन कीमत को छोड़कर अन्य किसी भी रीजन से होता है, कीमत को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से आता है, तो उसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है पूर्ति का नियम क्या था कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में जो परिवर्तन आ जाता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत क्या थी? पहले 10 रुपए थी। किसी वस्तु की कीमत पहले 10 रुपए थी, तो इसको खरीदने वाले लोग कितने थे? 100। अब जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी 20 रुपए, है ना, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो जब वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, तो विक्रेता जो है उसकी 100 वस्तुओं को बेच रहा था। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए, तो वो उसकी क्या करेगा? 150 वस्तु को बेचेगा, क्योंकि पूर्ति का नियम हमें धनात्मक संबंध बताता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है, जबकि मांग का नियम कहता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग कम होती है, क्योंकि कीमत बढ़ती है तो वस्तु क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है ना। जबकि पूर्ति के नियम में क्या है कि विक्रेता तो अपना बेनिफिट चाहता है, तो वो एक क्षेत्र में अगर अपनी वस्तु को बेच रहा होगा तो वो 4 और नए क्षेत्र में अपनी वस्तु को बेचने लग जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है जहां उसे उसके 10 रुपए की चीज के 20 रुपए मिल रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा। तो यहां हमने मांग का नियम, पूर्ति का नियम समझा। तो अब हम पूर्ति में परिवर्तन को समझ सकते हैं कि पूर्ति का जो नियम होता है उसमें कीमत में परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति में जो कमी वृद्धि होती है वो पूर्ति का नियम होता है। तो पूर्ति में परिवर्तन का अर्थ यहाँ पे हो जाता है कि कीमत को छोड़कर अन्य किसी भी घटक से, कीमत को छोड़कर अन्य किसी भी घटक से, जैसे सरकार की कर नीति मान लो, है ना, कि सरकार जब कर की दर बढ़ा देती है तो वस्तु कैसे हो जाती है? महंगी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है, हम यहाँ पूर्ति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि यार पूर्ति, वस्तु महंगी हो रही है तो पूर्ति बढ़ रही है, पूर्ति तो बढ़ेगी, है ना, मतलब उसको अधिक से अधिक मात्रा में बेचा जाएगा उस वस्तु को। ये खरीदने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसकी कितनी मात्रा को खरीदे। जैसे कोई व्यक्ति पहले उस वस्तु की 10 मात्रा को खरीद रहा था, अब वो 5 को खरीद ले, लेकिन पूर्ति तो बढ़ेगी। पूर्ति का नियम धनात्मक संबंध को बताता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी की जाती है। तो यहाँ हमने उदाहरण लिया सरकार की कर नीति। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि आप ले सकते हो, तकनीकी परिवर्तन ले सकते हो कि पहले हम परंपरागत रीति से काम करते थे तो हमें काम करने में कैसा लगता था? अधिक समय लगता था। तो अधिक समय लगता था तो वस्तु का उत्पादन कम होता था और पूर्ति बढ़ नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी परिवर्तन आ गया, जैसे हमने नई नई तकनीक
को अपनाना शुरू कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन उत्पादन कैसा हुआ, अधिक होने लगा, और उत्पादन अधिक होने लगा तो पूर्ति भी क्या होने लगी, अधिक होने लगी। तो ये सारे नियम हम इसमें लगा सकते हैं, किसमें, पूर्ति में परिवर्तन के अंदर, क्योंकि इसने हमको बोला है कि वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन को छोड़कर अन्य किसी भी घटक से अगर पूर्ति में परिवर्तन आता है, ठीक है, कीमत को छोड़कर, एक विक्रेता जो है, ये एक विक्रेता है, ठीक है, इसके पास किसी वस्तु की 1000 इकाइयां हैं। अब इस 1000 इकाइयों को कीमत के आधार पर ना तो बेच रहा है ना इनकी बिक्री को कम कर रहा है, ये अन्य परिवर्तन के कारण कर रहा है। जैसे सरकार की कर नीति से इसको फायदा हो रहा है तो इस कारण ये बढ़ा रहा है, या इसने नई टेक्नोलॉजी अपना ली है तो इसका प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो सिंपल सा याद रखना फ्रेंड्स कि पूर्ति का नियम तो क्या कहता है, कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में जो परिवर्तन आता है उसे हम पूर्ति का नियम कहते हैं। और पूर्ति में परिवर्तन का मतलब है कीमत को छोड़कर अन्य किसी भी घटक, सरकार की कर नीति मान लो, जनसंख्या का बढ़ना मान सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पहले 10,000 जनसंख्या थी अब 15,000 हो गई। अब 15,000 किसी भी रीजन से हो सकती है, हो सकता है आसपास के एरिया में कोई बाढ़ भूकंप आई हो तो जनसंख्या को इस एरिया से इस एरिया में रखा गया हो, है ना। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी परिवर्तन, ऐसे बहुत सारे रीजन हम इसमें मान सकते हैं कि इन रीजन से पूर्ति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, पूर्ति में परिवर्तन वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य किसी घटक जैसे जनसंख्या का बढ़ना, सरकार की कर नीति, तकनीकी परिवर्तन, इन कारणों से अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। पूर्ति का मतलब होता है कि विक्रेता के पास 500 वस्तुएं थी, अब वो पहले 100 बेच रहा था, फिर किसी दिन उसने 200 बेची, फिर किसी दिन 300 बेची। तो जैसे जैसे ये जो मात्रा बढ़ा रहा है, इन मात्रा को बढ़ाने का कारण क्या है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसे हम पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। और ग्राफ की भाषा में इसे पूर्ति वक्र का खिसकना भी कहते हैं, जो कि हमने यहाँ फर्स्ट में ही पढ़ लिया था कि पूर्ति में परिवर्तन को पूर्ति वक्र का खिसकना भी कहते हैं। पूर्ति वक्र का खिसकना, जैसे कि हम पूर्ति का वक्र बनाएंगे, ठीक है, तो पूर्ति हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो पहले यहाँ थी, अब ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, तो उसे पूर्ति वक्र खिसकना कहते हैं। ठीक है, अब इसके विभिन्न रूप के बारे में जानते हैं। इसके 2 रूप यहाँ पे बताए गए हैं फ्रेंड्स। पहला बताया गया पूर्ति में वृद्धि या ऊपर की ओर खिसकाव, और दूसरा बताया गया है पूर्ति में कमी या नीचे की ओर खिसकाव। ठीक है, पूर्ति में परिवर्तन 2 प्रकार से आ रहा है। यदि आप टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का उपयोग करते हो, ठीक है, परंपरागत तकनीक का उपयोग करते हो, कम उत्पादन होता है तो पूर्ति कम होती है। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, है ना, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो तो अधिक उत्पादन होता है और पूर्ति बढ़ती है। तो 2 रूप है, 2 परिवर्तन इसके अंदर आता है, या तो फिर पूर्ति का बढ़ना या पूर्ति का कम होना। तो पूर्ति का बढ़ना, इसे हम पूर्ति में वृद्धि भी कहते हैं, और वृद्धि होती है तो ऊपर की ओर इसका वक्र खिसकता है। ठीक है, तो पहले पूर्ति में वृद्धि पढ़ते हैं। पूर्ति में वृद्धि, तो फ्रेंड्स यहाँ याद रखना, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि पूर्ति में वृद्धि किस कारण से होगी और पूर्ति में कमी किस कारण से होगी, अन्य घटक से। अन्य घटक में हमको यहाँ कीमत को छोड़कर लेना है, कीमत को नहीं लेना, कीमत को छोड़कर अन्य घटक जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी परिवर्तन, सरकार की कर नीति, ये लेना है। तो पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति के बढ़ने में आप लिख सकते हो कि जब किसी क्षेत्र विशेष में या तो फिर जनसंख्या बढ़ जाती है, ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर ऐसा ले लो कि जब उत्पादक परंपरागत रीति से काम करता है, जब उत्पादक परंपरागत रीति या तकनीक से काम करता है तब कम उत्पादन होता है तो पूर्ति भी वो कम कर पाता है। ठीक है, कि जैसे वो पुरानी टेक्नोलॉजी अपना रहा था तो पहले 1000 वस्तुएं बन रही थी, ठीक है, अब उसने नई टेक्नोलॉजी अपना ली तो 5000 वस्तु बनाने लगा, है ना। तो जब 1000 वस्तु का उत्पादन हो रहा था तो पूर्ति कैसी हो रही थी, कम, और जब 5000 वस्तु का उत्पादन हुआ तो पूर्ति कैसी हो गई, अधिक। तो ऐसे लिखना, पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति का बढ़ना, कि जब कोई भी उत्पादक कौन होता है, वस्तु का उत्पादन करने वाला, कि जब उत्पादक परंपरागत रीति से वस्तु का उत्पादन करता है तो वस्तु का उत्पादन कम होता है, इससे उसकी पूर्ति भी कम होती है। और इसके विपरीत जब उत्पादक नई तकनीकों को अपनाता है तो उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और पूर्ति भी अधिक होती है। तो इसे पूर्ति वक्र का बढ़ना कहते हैं या पूर्ति में वृद्धि कहते हैं।
सेम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, जब, और इसमें क्या है, कीमत हमेशा एक जैसे ही रहेगी, अन्य कारणों से वस्तु की पूर्ति बढ़ रही है। जैसे हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ली कि पुरानी तकनीक थी तब 1000 वस्तु बन रही थी, जबकि उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। आज भी वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपए है, लेकिन उसकी इकाइयां कितनी हो गई, 5000। तो देखो यहाँ वस्तु की कीमत कितनी है, 10। तो जब पुरानी तकनीक को हम बनाते थे तो वस्तु की कीमत 10 रुपए होने पर उसकी कितनी मात्रा बिक रही थी, 100 रुपए। अब आज भी वस्तु की कीमत कितनी है, 10, लेकिन हमने नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया तो हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, तो हम उसकी 150 इकाइयों को 150 इकाइयों को बेच सके। तो 10 रुपए कीमत होने पर पहले हमारी पूर्ति कितनी थी, 100। आज भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्य घटक में परिवर्तन से पूर्ति में परिवर्तन होगा। तो 10 रुपए कीमत होने पर अब नई टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया तो 150 वस्तु की मात्रा बिकी। तो ये हमारा पूर्ति वक्र पहले इस तरीके से था S, अब हमारा हो गया पूर्ति वक्र का खिसकना, मतलब आगे की ओर बढ़ गया, ऊपर की ओर एक खिसका हो गया, तो क्या हो गया, S1। याद रखना है ना कि ये वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। तो पुरानी तकनीक को अपना रहे थे हम, तो कम उत्पादन हो रहा था तो 100 वस्तु को बेचा। अब हमने क्या करा, अब भी कीमत 10 रुपए है, लेकिन हमने नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया तो हमारा उत्पादन अधिक हुआ, तो हमने उसकी मात्रा अधिक बेची। कितनी बेची, 150। तो ये फर्स्ट पूर्ति वक्र, और ये कौन सा हो गया, सेकंड, S1। ठीक है, हो गया क्लियर। अब सेकंड देखेंगे, पूर्ति में कमी। तो इसको टेक्नोलॉजी को वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि पूर्ति तो वो के वही रखनी है कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम परंपरागत रीति से काम कर रहे थे, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूर्ति में कमी लेना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे थे, नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे, उससे उत्पादन तो अधिक हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे थे हो सकता है उसकी मार्केट में डिमांड कम होने लगी है, या हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने लगा है, या और कोई भी रीज़न होने लगा, तो हमने उस टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और हमारी परंपरागत रीति से काम करने लगे। तो जब हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे तो कीमत 10 रुपए होने पर कितनी वस्तु बन रही थी, 100। नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे, लेकिन रीजन क्या रहा, या तो फिर वस्तु की डिमांड नहीं हो रही है, या फिर टेक्नोलॉजी हमको महंगी पड़ रही है, तो हम वापस से परंपरागत रीति से काम करने लगे हैं। तो परंपरागत रीति से काम करने लगे तो हमारा उत्पादन घट गया तो हमारी पूर्ति भी कम हो गई। तो पहले तो हमारी पूर्ति अधिक थी, लेकिन जैसे ही हमने तकनीकी में परिवर्तन कर दिया, नई से वापस पुरानी में चल गए, तो हमारा पूर्ति वक्र क्या हो गया, घट गया, या क्या नीचे की ओर उसका खिसकाव हो गया। तो ये पहले यहाँ पे देखो S से S1 हुआ, यहाँ S से S1 नीचे की ओर खिसकाव हो गया या घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन दोनों को बताते समय कि वस्तु की स्वयं की कीमत को छोड़कर अन्य घटक में परिवर्तन के कारण, वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य घटक में परिवर्तन के कारण पूर्ति बढ़ती है और पूर्ति कम होती है। तो यहाँ हमने टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लिया, अब आप यहाँ जनसंख्या का भी ले सकते हो। ठीक है, जनसंख्या का ले सकते हो, उसके अलावा सरकार की कर नीति का ले सकते हो, ऐसे किसी भी एग्जाम्पल से आप इसको समझा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो उस डाउट को दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स होता है, उसमें आप अपना डाउट लिखकर अपने माइंड से उस डाउट को दूर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. Bye bye.